नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, आज हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक। हमारी टॉपिक क्या रहेगी आज विज्ञान में, साइंस में क्या रहेगी, उत्तोलक। उत्तोलक को समझेंगे क्या होता है, उत्तोलक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्योंकि आपके जब परीक्षा में हमेशा क्या होता है, इससे प्रश्न बनते रहते हैं, इससे भी प्रश्न क्या होते हैं, आते रहते हैं कि उत्तोलक क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। इसके बारे में देखेंगे, अध्ययन करेंगे कैसे कैसे इसमें प्रश्न बनते हैं, क्या क्या चीजें होती है, इनको कितने भागों में बांटा गया है, और उनके उदाहरण जो प्रश्न बनते हैं उसको भी क्या करेंगे, हम एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। चलिए शुरुआत करते, देखते क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं। पहले जानेंगे उत्तोलक क्या होता है। उत्तोलक के बारे में हम लोग जानेंगे, उत्तोलक क्या होता है उसको देखते हैं। तो कहते हैं उत्तोलक वस्तुओं सरल मशीन होती है। उत्तोलक क्या होता है, वस्तुतः क्या होती है, एक प्रकार की एक सरल मशीन होती है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। पहली बार यही पूछा जाता है कि उत्तोलक जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग जान लीजिए ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ये क्या करता है, कार्य करता है। आगे उत्तोलक एक सीधी अथवा तिरछी छड़ से लेकर अपेक्षाकृत जटिल संरचना वाले उपकरण तक हो सकते हैं। उत्तोलक किस प्रकार से हो सकते हैं उसकी संरचना के बारे में, तो ये तिरछी छड़ से लेकर क्या हो सकते हैं, एक प्रकार से अपेक्षाकृत जटिल संरचना वाले क्या हो सकते हैं, उपकरण हो सकते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं, उत्तोलक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक उत्तोलक में मुख्यतः क्या क्या होता है, तीन भाग होते हैं। एक उत्तोलक में मुख्यतः कितने भाग पाए जाते हैं, तो तीन भाग आपके पाए जाते हैं। कौन कौन? पहला क्या होता है, आलंब होता है, आयास होता है तथा भार होता है। क्या क्या होता है, आलंब होता है, आयास होता है और क्या होता है, भार होता है। ये क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं किसके, उत्तोलक के। चलिए एक एक जो भाग दिए इसको समझते हैं। तो उत्तोलक के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं, और क्या क्या चीजें दी गई है। पहला दिया आलंब। आलंब क्या होता है उसको देखते हैं। आलंब क्या होता है उसको देखते हैं। आलंब वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है। वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ क्या हो सकती है, स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है, आलंब वही कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, आलंब कहलाता है। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एफ से प्रदर्शित इसको करते हैं, इसे फलक्रम कहते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा देखेंगे आयास, जिसे एफर्ट्स कहते हैं। ठीक है, आयास क्या होता है, आयास के बारे में देखते हैं। उत्तोलक के लिए उपयुक्त बल आयास कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा आयास एफर्ट कहलाता है। अगला देखते हैं। अगला हमारा दिया भार, लोड जिसे कहते हैं। भार क्या होता है, उत्तोलक की सहायता से जिस वस्तु को उठाया जाता है, उत्तोलक की सहायता से जिस वस्तु को उठाया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, भार कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, W से। चलिए आगे देखते हैं साथियों, क्या होता है उत्तोलक के प्रकार। हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों ने भाग को देख लिया, अब हम लोग देखेंगे उत्तोलक के प्रकार। ठीक, देखते हैं। उत्तोलक में आयास, भार एवं आलंब की पारस्परिक भिन्न भिन्न स्थितियों के अनुसार उत्तोलक को कितने भागों में बांटा है, कितने श्रेणियों में, तो तीन श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, अगर उत्तोलक के प्रकार में बात करें, उत्तोलक को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो तीन श्रेणियों में क्या किया है, उत्तोलक को बांटा गया है। इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। चलिए एक एक करके उसको समझते हैं। अब देखेंगे, जिसमें हमारा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। चलिए देखते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या क्या आते हैं, इस उदाहरण को देखते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक आलंब, भार और शक्ति जिसे आयास के बीच में होता है। इस चीज को नोट करेंगे, आलंब जो होता है वो भार और शक्ति के क्या होता है, बीच में होता है। मतलब आलंब जो भार और आयास के बीच में होता है। जैसे कैंची हो गया, सड़सी हो गया, झूला हो गया, हैंडपंप इत्यादि क्या होते हैं, ये सब किसके उदाहरण आते हैं, तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण आते हैं। आगे दिया है यांत्रिक लाभ एक से अधिक या कम हो सकता है। जो हमारा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं उनसे यांत्रिक लाभ जो होता है एक या एक से अधिक हो सकता है, कम हो सकता है। आगे देखते हैं, अगला दिया द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होता है, इसमें भार, शक्ति और आलंब के बीच में होता है। जो भार होता है वो आयास और आलंब के बीच में होता है। आगे दिया जैसे सरौता हो गया, एक पहिया वाला ठेला गाड़ी,
आगे दिया है नींबू निचोड़ने की मशीन, बार बार ये पूछा जाता है सरौता और नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो हमारा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है इसके अंतर्गत ये आते हैं। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। ठीक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो होता है उसका यांत्रिक लाभ 1 से क्या होता है, कम होता है, लेकिन इसका क्या होता है 1 से अधिक हमेशा होता है। अगला देखते हैं, अगला हमारा है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अगला हमारा कौन सा है, तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। इसमें क्या होता है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हम समझते हैं शक्ति आलंब और भार के बीच में होती है। मतलब जो आयास होता है वो क्या होता है साथियों, वो आलंब और भार के बीच में होता है। दिया है यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। इसका जो यांत्रिक लाभ होता है वो सदैव 1 से कम होता है। जैसे स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ इत्यादि जो वर्क करते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत ये आते हैं। चलिए आगे समझते हैं, आगे चलिए देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। टेबल में दिया प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, जिसमें और जो हम लोग पढ़े हैं उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आलंब भार और प्रयास के बीच में होता है। यांत्रिक लाभ 1 से ज्यादा है, सबसे कम या उसके बराबर हो सकता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे एक कैंची हो गया, शीशा हो गया, सब्बल, तराजू, पास्कल, ये सब किसके उदाहरण है, किसके उदाहरण, प्रथम श्रेणी के उदाहरण है। आगे देखते हैं द्वितीय श्रेणी में क्या क्या आते हैं। इसका भार आलंब और प्रयास के बीच में होता है। इसका जो भार होता है वो आलंब और प्रयास के बीच में होता है। यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होता है। इसमें जो यांत्रिक लाभ होता है वो 1 से अधिक होता है। उदाहरण देखते हैं, सरौता हो गया, एक पहिया ठेला, पेपर शीट कटर, बोतल, नींबू रस, जो नींबू रसगार होता है उसको देख लेते हैं। तीसरा हमारा दिया है, इसमें प्रयास आलंब और भार के बीच में होता है। यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है इसमें। जैसे इंसान अग्रभुज दिया है, चिमटा दिया है, झाड़ू दिया है, आग चिमटा, मछली पकड़ने का छड़, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं साथियों, तो तृतीय प्रकार के श्रेणी जो हमारा उत्तोलक होता है उसके अंतर्गत ये आते हैं। चलिए देखते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे हम लोग। उत्तोलक को देख ले, जो प्रश्न आए हुए हैं अब तक एग्जाम में उसको देखते हैं। पहला दिया है सरल उत्तोलक जिसमें प्रयास भार आधार के एक ही तरफ कार्य करते हैं, लेकिन प्रयास की तुलना में अधिक दूरी पर कार्य करने वाले भार को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। दिया है जिसमें प्रयास और भार आधार के एक ही तरफ कार्य करते हैं उनको, लेकिन क्या होता है प्रयास की तुलना में अधिक दूरी पर कार्य करते हैं। तभी हम बताएं क्या उन्हें प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं, क्या द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं, क्या तृतीय श्रेणी के, क्या चतुर्थ। अभी बताएं कि आलंब और भार क्या होता है, एक ही तरफ होता है। अभी हम इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन तीसरा हमारा जो दिया है क्या होगा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक होगा उसमें ये पाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है एक साधारण मशीन की दक्षता को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक साधारण मशीन की दक्षता को किस प्रकार से परिभाषित किया सकता है उसको देखते हैं। ऑप्शन पहला दिया साथियों यांत्रिक लाभ या वेग अनुपात, आगे दिया है वेग अनुपात गुणे यांत्रिक लाभ, या दिया वेग अनुपात बटे यांत्रिक लाभ, या दिया है 1 वेग अनुपात गुणे यांत्रिक लाभ। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन एक साधारण मशीन की अगर बात करें दक्षता किस रूप में दर्शा सकते हैं, तो यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात, यही क्या होगा हमारा यहाँ पर जो पहला दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। उसको यांत्रिक लाभ बटे क्या कर सकते हैं, वेग अनुपात के रूप में उसको दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आयास और भार चलता है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आयास और भार किस प्रकार चलता है, लंबवत दिशा में, क्या समान दिशा में, क्या विपरीत दिशा में। अगला दिया भार के आधार पर दिशा में। तो अगर प्रथम श्रेणी में उत्तोलक की बात करें साथियों तो आयास और भार किस प्रकार चलता है, तो क्या चलता है हमेशा उसके विपरीत दिशा में चलता है। हमारा तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, उसके हमेशा विपरीत दिशा में क्या होता है ये चलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है यदि हम श्रेणी 3 के उत्तोलक में आयास भुजा की लंबाई की तुलना भार भुजा की लंबाई के साथ करते हैं तब निम्न में से कौन सा सत्य है। आयास भुजा की लंबाई की तुलना भार भुजा की लंबाई से करते हैं तो निम्न में से कौन सा सत्य पूछा है। ऑप्शन पहला दिया है आयास भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई से अधिक, बराबर या उससे कम हो सकती है, क्या इसके बारे में बात सही है। दूसरा है आयास भुजा की लंबाई सदैव भार भुजा की लंबाई के क्या बराबर होती है। तीसरा दिया है आयास भुजा की लंबाई सदैव भार भुजा की लंबाई से कम होती है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अगला दिया इसमें
आयास भुजा की लंबाई सदैव भार भुजा की लंबाई, ये नहीं होगा साथियों, ना ये होगा। तीसरा हम बताए थे हमारा क्या होगा सही, जो बता रहे थे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में, आयास भुजा की लंबाई सदैव भार भुजा की लंबाई से क्या होती है, कम होती है। ऑप्शन हमारा तीसरा जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है एक मशीन की अधिकतम दक्षता, एक मशीन की अधिकतम दक्षता क्या दर्शाती है। ऑप्शन पहला दिया है वेग अनुपात के सीधे व्युत्पन्नपाती है। बी है तब होनी चाहिए जब भार अधिकतम अनुमेय भार 50% हो, मतलब 50% हो। वेग अनुपात द्वारा विभाजित यांत्रिक लाभ द्वारा दी जाती है। अगला हमारा यांत्रिक लाभ द्वारा विभाजित वेग अनुपात द्वारा दी जाती है। तो बात करते हैं किसके बारे में, तो एक मशीन की अधिकतम दक्षता किस पर निर्भर करती है। हमारा तीसरा ऑप्शन जो होगा वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, वेग अनुपात द्वारा विभाजित यांत्रिक लाभ द्वारा दी जाती है। हमारा ऑप्शन तीसरा जो दिया वही सही होगा। बढ़ते आगे देखते हैं, आगे दिया है एक स्प्रिंग युक्त उत्तोलक है, एक स्प्रिंग युक्त उत्तोलक है जो बीम स्केल पर वर्नियर स्लैब को किसी स्थिति में सेट करने में मदद करता है। मतलब हमारा जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसमें सेट करने पर क्या होता है, जो बीम दी रहती है, जो स्केल दिया रहता है, वो किस प्रकार से पर सेट किया जाता है और मदद करता है। ऑप्शन दिया है क्या हुआ, वर्नियर स्लाइड के रूप में, क्या मूवेल जॉ के रूप में, क्या डेप्थ बार के रूप में, या थंब लीवर के रूप में। तो साथियों क्या होता है, वर्नियर स्लाइड नहीं होता, वर्नियर स्लाइड हमारा अलग होता है वर्नियर कैलिपर्स पे, मूवेल जॉ भी नहीं होता है ना डेप्थ, बल्कि वो थंब लीवर के रूप में कार्य करता है। हमारा डी वाला ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते देखते हैं, आगे दिया है मेटा सेंटर ऊंचाई है, पूछा गया प्रश्न है मेटा सेंटर ऊंचाई है किसकी, तैरते हुए पिंड तथा केंद्र के दबाव की बीच की दूरी की। दूसरा है मेटा सेंटर तथा गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के बीच की दूरी की। तीसरा हमारा दिया है दबाव के केंद्र तथा गुरुत्वाकर्षण के बीच की दूरी की। और चौथा है मेटा सेंटर तथा पदार्थ के द्रव्यमान के दबाव के केंद्र के बीच की दूरी। मेटा सेंटर के बारे में बात करता है, मेटा सेंटर किस प्रकार से संबंधित है, तो ये क्या होता है, ऊंचाई मापने से प्रकार संबंधित होता है, जो तैरते हुए पिंड तथा केंद्र के बीच की दबाव की दूरी को मापता है। पहला ही ऑप्शन हमारा जो होगा यहाँ पर सही होगा। तैरते हुए पिंड तथा केंद्र के बीच की दबाव की दूरी जो मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, तो मेटा सेंटर के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस उष्मा से ताप नहीं बदलता है उसे कौन सी उष्मा या क्या कहते हैं। जिस उष्मा से ताप नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं, क्या विशिष्ट उष्मा कहते हैं, क्या उष्मा धारिता कहते हैं, क्या गुप्त उष्मा कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऐसे उष्मा को क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। ऑप्शन सी वाला हमारा जो दिया है क्या होगा यहाँ पर सही होगा। क्या होगा यहाँ पर कि जिस उष्मा से ताप नहीं बदलता हमारा उसे हम किस रूप में जानते हैं, तो गुप्त उष्मा के रूप में उसको जानते हैं। अगला देखते हैं, नदी जल की बहाव दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है। नदी जल की बहाव दर का निर्धारण किससे किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है पिटोट ट्यूब, बी है मैनोमीटर, सी है वेंड्रीमीटर और डी है बेनमीटर। अगर बात करें नदी जल का जो बहाव होता है उसको किस प्रकार से जो मापते हैं, कितना ऊंचाई पे मतलब कितनी बारिश हुई है, कितना नदी में पानी बढ़ा है, तो किसके द्वारा मानते हैं, तो वेन मीटर के द्वारा मापते हैं। हमारा जो डी ऑप्शन दिया है क्या होगा यहाँ पर सही होगा, इसके द्वारा तो वेन मीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला देखते हैं, जब प्रयास P भार W तथा आधार F के मध्य हो तब उत्तोलक कहलाता है। जब प्रयास P भार W तथा आधार F के मध्य हो तो किस प्रकार का उत्तोलक कहलाता है, पहले प्रकार का, दूसरे प्रकार का, तीसरे प्रकार का या मिश्रित। तो हम पहले बता चुके हैं एक तीसरे प्रकार का उत्तोलक कहलाएगा। तो साथियों आज हम लोगों ने उत्तोलक के बारे में, लीवर के बारे में जाना, उत्तोलक होता क्या है, क्योंकि बार बार इसके जो प्रश्न बनते हैं हमेशा पूछे जाते हैं, इसके भाग पूछे जाते हैं, आलम बयाज भार पूछा जाता है, प्रथम द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक भी क्या होता है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और क्या करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो क्या करें, शेयर करें। तो साथियों आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।